दोस्तों, पिछले कुछ दिनों में आपने अपने आसपास एक चीज जरूर नोटिस की होगी। पेट्रोल और डीजल के दाम अचानक आसमान छूने लगे हैं। राजधानी दिल्ली समेत देश के कई हिस्सों में पेट्रोल 100 रुपए पार कर चुका है। क्यों हो रहा है ये तो सब जानते हैं। वेस्ट एशिया में चल रहे यूएस ईरान टेंशन की वजह से दुनिया एक बार फिर एनर्जी क्राइसिस के बहुत नजदीक पहुंच चुकी है। लेकिन इस पूरे अंधेरे के बीच भारत की मोदी कैबिनेट ने एक ऐसी साइलेंट और मैसिव रेवोल्यूशन को मंजूरी दे दी है जिससे आने वाले वक्त में इंडिया का सबसे बड़ा एनर्जी मास्टर स्ट्रोक कहा जाएगा। यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने अनाउंस किया है कि गवर्नमेंट 37,500 करोड़ रुपए का एक मेगा प्रोजेक्ट लेकर आई है, जिसके तहत इंडिया कोयले को अपने सबसे बड़े वेपन में बदलने जा रहा है। जी हाँ, इस प्रोसेस को कहते हैं कोल गैसिफिकेशन। एक ऐसी फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी जहां कोयले को बिना जलाए उससे सस्ता पेट्रोल, डीजल, गैस और केमिकल बनाया जाएगा। लेकिन दोस्तों, ये कोल गैसिफिकेशन आखिर होता कैसे है? कोयले से गैस कैसे बनती है? इसके फायदे और नुकसान क्या है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये नई टेक्नोलॉजी वाकई हमारी फॉरेन ऑयल डिपेंडेंसी को कम कर सकती है? और अगर हाँ, तो कितना? चलिए आज कैबिनेट के इस 37,500 करोड़ के मेगा प्लान के हर एक सीक्रेट को, इसके साइंटिफिक प्रोसेस को और इसके आने वाले जोरदार इम्पैक्ट्स को बिल्कुल आसान भाषा में विस्तार से जानते हैं। आज का वीडियो आपको ये समझा देगा कि आने वाले वक्त में इंडिया का एनर्जी नक्शे पर कितना बड़ा दबदबा होने वाला है। इसलिए इसे अभी के अभी एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कोल गैसिफिकेशन सुनने में भले ही एक 21st सेंचुरी की अल्ट्रा मॉडर्न टेक्नोलॉजी लगती हो, पर असल में ये 200 साल पुरानी है। 1800s की शुरुआत में लंदन और अमेरिका की सड़कों पर जो पहली बार स्ट्रीट लाइट्स जली थी, वो बिजली से नहीं बल्कि इसी टेक्नोलॉजी से निकली कोल गैस, जिसे तब टाउन गैस कहते थे, उसी से जलती थी। चलिए सबसे पहले उस साइंस और इंजीनियरिंग को समझते हैं जो इस पूरे प्रोजेक्ट की जान है। जब हम आमतौर पर कोयले की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है? कोयले को थर्मल पावर प्लांट में जलाओ, उससे धुआं निकलेगा, पानी उबलेगा, स्टीम बनेगी और बिजली पैदा होगी। इसमें बहुत ज़्यादा कार्बन एमिशन होता है। लेकिन कोल गैसिफिकेशन का प्रोसेस बिल्कुल अलग है। इसमें कोयले को जलाया नहीं जाता बल्कि उसे गैसिफाई किया जाता है। इसको बिल्कुल आसान तरीके से समझते हैं। सबसे पहले रॉ कोल को बहुत बारीक पीस लिया जाता है और उसे एक क्लोज्ड एयर टाइट चेंबर में डाला जाता है जिसे गैसीफायर कहते हैं। इस चेंबर के अंदर एक्सट्रीम टेम्परेचर और हाई प्रेशर मेंटेन किया जाता है, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन की सप्लाई बहुत लिमिटेड होती है ताकि कोयले जलकर राख ना बने। जब इस हाई टेम्परेचर जोन में कोयले के साथ स्टीम और प्योर ऑक्सीजन को मिक्स किया जाता है तो कोयले के अंदर मौजूद कार्बन मॉलिक्यूल्स ब्रेक होने लगते हैं। इस केमिकल रिएक्शन से एक गैस का मिक्सचर बनता है जिसे हम कहते हैं सिन गैस, मतलब सिंथेटिक गैस। सिन गैस असल में दो मेजर गैसेस का मिक्सचर है, कार्बन मोनोक्साइड और हाइड्रोजन। ये सिन गैस ही इस पूरे टेक्नोलॉजी का रियल हीरो है। एक बार आपके पास सिन गैस आ गई तो आप उसे केमिकली कन्वर्ट करके सस्ती सीएनजी, एलएनजी, मेथनॉल, एथेनॉल, सिंथेटिक डीजल और खेती के लिए यूरिया या फर्टिलाइजर तक बना सकते हैं। सोचिए दोस्तों, जो कोयला अभी तक सिर्फ पॉल्यूशन फैला रहा था, उससे अब हम गाड़ियों का फ्यूल और खेती का खाद बना सकते हैं, वो भी बिल्कुल ग्रीन तरीके से। लेकिन इस पूरे प्रोसेस को करने के लिए गवर्नमेंट 37,500 करोड़ रुपए क्यों बांट रही है? चलिए इस फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट को अच्छे से समझते हैं। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जब एलाइड फोर्सेस ने जर्मनी की क्रूड ऑयल सप्लाई पूरी तरह से काट दी थी, तब हिटलर की सेना ने अपने टैंक्स और फाइटर प्लेन्स को चलाने के लिए इसी कोल गैसिफिकेशन यानी फिशर एंड ट्रॉप्स प्रोसेस के सहारा लिया था। उन्होंने कोयले से ही सिंथेटिक पेट्रोल बनाकर अपनी वॉर मशीन्स चलाई थी। यानी क्राइसिस के वक्त ये टेक्नोलॉजी पहले भी दुनिया हिला चुकी है। एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया के पास बहुत बड़ा कोयले का भंडार है। हम कोयले के मामले में बिल्कुल आत्मनिर्भर है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अभी तक हमारे देश में कोल गैसिफिकेशन के बड़े कमर्शियल प्लांट्स नहीं थे, क्योंकि इसकी टेक्नोलॉजी और सेटअप बहुत एक्सपेंसिव होती है। इसी बैरियर को तोड़ने के लिए मोदी कैबिनेट ने 37,500 करोड़ की फाइनेंशियल असिस्टेंस को मंजूरी दी है। इस प्लान के तहत गवर्नमेंट ने इंसेंटिव्स को 3 बड़े कैटेगरीज में बांटा है। कैटेगरी 1 में जो सरकारी कंपनीज है जैसे कोल इंडिया लिमिटेड, गेल, उनके बड़े गैसिफिकेशन प्लांट्स लगने के लिए डायरेक्ट फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाएगा। CIL ने पहले ही भेल और IOCL के साथ जॉइंट वेंचर्स साइन कर लिए हैं। कैटेगरी 2 में जो प्राइवेट प्लेयर्स इस फील्ड में आना चाहते हैं, उन्हें केपेक्स पर सब्सिडी और परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव्स मिलेंगे ताकि उनका फाइनेंशियल रिस्क कम हो सके।
कैटेगरी 3 में जो कंपनीज इंडिया की अपनी डोमेस्टिक टेक्नोलॉजी या छोटे स्केल पर मेथनॉल या एथनॉल प्लांट्स लगाएंगी, उनको अलग से ग्रांट दिया जाएगा। गवर्नमेंट ने टारगेट सेट किया है कि साल 2030 तक इंडिया 100 मिलियन टन्स कोयले का गैसिफिकेशन करेगा। ये एक इतना बड़ा टारगेट है जो अगर अचीव हो गया तो पूरा नॉर्थ, ईस्ट और सेंट्रल इंडिया का इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम बदल जाएगा। लेकिन अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, जो हमारी वीडियो का कोर है। क्या इस टेक्नोलॉजी से हमारी इंपोर्ट डिपेंडेंसी कम होगी, और अगर हाँ तो देश के कितने लाख करोड़ रुपए बचेंगे? एक एवरेज अंदाजे के मुताबिक सिर्फ 1 टन कोयले को गैसिफाई करने से लगभग 200 से 250 लीटर तक सिंथेटिक लिक्विड फ्यूल जैसे मेथनॉल या डीजल बनाया जा सकता है। इंडिया के पास जमीन के नीचे 300 बिलियन टन से ज्यादा का कोल रिजर्व है। सोचिए ये अपने आप में कितना बड़ा अंडरग्राउंड ऑयल वेल है। दोस्तों, इंडिया हर साल अपनी क्रूड ऑयल और क्रूड डेरिवेटिव्स की जरूरत का 85% इंपोर्ट करता है और नेचुरल गैस का लगभग 50% इंपोर्ट करता है। 2024 से 26 के डेटा के मुताबिक हम हर साल लगभग 150 बिलियन डॉलर से लेकर 200 बिलियन डॉलर तक, यानी 12 से 16 लाख करोड़ रुपए सिर्फ बाहर के देशों को तेल और गैस के लिए चुकाते हैं। अगर हम 100 मिलियन टन्स कोल गैसिफाई करते हैं तो हम इतना मेथनॉल और सिंथेटिक फ्यूल बना लेंगे जो हमारे क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स को सीधा 15 to 20% तक ड्रॉप कर सकता है। इसका मतलब है देश के लगभग 2 लाख करोड़ हर साल बाहर जाने से बचेंगे। सिनगैस को मिथेनेशन प्रोसेस के थ्रू एसएनजी यानी सब्स्टिट्यूट नेचुरल गैस में बदला जाता है। ये गैस वही काम करती है जो बाहर से आने वाली महंगी एलएनजी करती है। इस गैस को हमारे नेशनल पाइपलाइंस में फीड करके घरों में पीएनजी और गाड़ियों में सीएनजी की तरह यूज किया जाएगा, जिससे कतर और यूएस पर हमारी डिपेंडेंस 30% तक कम हो सकती है। फर्टिलाइजर्स में इंडिया हर साल करोड़ों टन यूरिया और डाई अमोनियम फॉस्फेट बनाने के लिए महंगी इंपोर्टेड गैस में एक्सपेंड करता है। कोल गैसिफिकेशन से सस्ती अमोनिया और यूरिया देश के अंदर ही बनेगी। इससे गवर्नमेंट की फर्टिलाइजर सब्सिडी का बोझ लगभग 50,000 करोड़ कम हो सकता है। इंडिया के कोयले में आखिर इतनी ऐश क्यों होती है? इसका एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्री हिस्टोरिक जियोलॉजिकल रीजन है। करोड़ों साल पहले जब इंडियन टेक्टोनिक प्लेट गोंडवाना लैंड से अलग होकर इक्वेटर की तरफ ट्रैवल कर रही थी, तो हमारे कोयले एक जगह दबने के बजाय पानी और बाढ़ के साथ ड्रिफ्ट होकर बना है। इस सफर में कोयले के साथ बहुत सारी मिट्टी और रॉक्स मिक्स हो गए। इसी एंशियंट जर्नी की वजह से आज हमारा कोयला हाई ऐश वाला होता है। दोस्तों, किसी भी वीडियो में जब तक हम दोनों पक्ष नहीं रखते तब तक हमारी रिसर्च पूरी नहीं होती। कोल गैसिफिकेशन के जहां बहुत बड़े फायदे हैं, वहीं कुछ बड़े हिडन चैलेंजेस और नुकसान भी है। सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि यहाँ प्योरली डोमेस्टिक रॉ मटेरियल कोल यूज होता है, जिससे जीरो इंपोर्ट कॉस्ट आती है। बिलियंस ऑफ डॉलर्स का फॉरेक्स बचता है और देश एनर्जी इंडिपेंडेंट बनता है। पर डिसएडवांटेज ये है कि इनिशियल प्लांट सेटअप और कैपिटल इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा हाई होता है और हाईटेक मेम्ब्रेन और रिएक्टर्स अभी भी इंपोर्ट करने पड़ते हैं। इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से इस प्रोसेस से हमें एक ही प्लांट से कई सारे प्रोडक्ट्स मिलते हैं: गैस, मेथनॉल, अमोनिया और सल्फर। केमिकल और फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज को राउंड द क्लॉक सस्ता रॉ मटेरियल मिलता है, लेकिन इंडिया के कोयले में हाई ऐश कंटेंट लगभग 40 to 45% होता है, जिससे गैसिफिकेशन एफिशिएंसी कम हो जाती है। डायरेक्ट कोल बर्निंग के मुकाबले पार्टिकुलेट मैटर और सल्फर ऑक्साइड्स का पॉल्यूशन 90% तक कम होता है, पर यह पूरी तरह जीरो एमिशन नहीं है। इसमें CO2 जनरेशन होता है, जिसके लिए एक्सपेंसिव कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज टेक्नोलॉजी लगानी पड़ेगी। तो जैसा आपने देखा, सबसे बड़ा चैलेंज है इंडिया के कोयले की क्वालिटी। हमारे कोयले में राख ज़्यादा होती है, इसलिए हमें स्पेशल गैसिफायर डिज़ाइन करने पड़ रहे हैं, जो भेल इस वक्त डोमेस्टिकली डेवलप ऑलरेडी कर रहा है। क्या आप जानते हैं कि इस टेक्नोलॉजी का एक और एडवांस रूप है, जिसे अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन कहते हैं। इसमें कोयले को जमीन से खोदकर निकाला ही नहीं जाता, सीधा जमीन के अंदर कोयले की खान में बोरवेल के जरिए ऑक्सीजन और स्टीम भेजकर उसे वहीं गैस में बदल लिया जाता है और दूसरे पाइप से सीधे सिंक गैस बाहर निकाल ली जाती है। यानी माइनिंग का जीरो खर्च और जमीन के अंदर ही मेगा फैक्ट्री। दोस्तों, ईरान, इजराइल और यूएस के बीच चल रही वॉर ने पूरी दुनिया को यह जता दिया है कि अगर आपके पास अपना फ्यूल नहीं है तो आपकी सोवरेन पावर हमेशा दांव पर लगी रहेगी। अरेबियन देशों के पास उनका ऑयल और गैस उनकी सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन इंडिया के पास कोयले का खजाना है,
जो पहले तो स्टीम इंजन्स और फैक्ट्रीज में यूज होता था, पर अब एनवायरमेंटल इश्यूज के कारण कुछ जगह ही यूज होते हैं। लेकिन कोल गैसिफिकेशन कोई आम सरकारी स्कीम नहीं है। ये भारत का, उन अरेबियन देशों का एनर्जी कार्टेल और चाइना के स्ट्रैटेजिक सीज पर एक बहुत बड़ा स्ट्रैटेजिक वीटो है। हम अपने ही कोयले को केमिकली अपग्रेड करके आने वाले 100 सालों तक अपने देसी इंडस्ट्रीज को चलाने का इंतजाम कर रहे हैं। 2030 तक जब ये सारे मेगा यूनिट्स लाइन अप हो जाएंगे तो शायद ग्लोबल मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमत बढ़ने पर हमारे देश के आम नागरिक को पेट्रोल पंप पर लाइन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे में मैं आप सभी से जानना चाहता हूं, क्या आपको लगता है कि कोयले को इस तरह गैस में बदलना इंडिया के लिए एक परफेक्ट मास्टर स्ट्रोक है, या हमें कोयले को छोड़कर पूरी तरह से सोलर और ग्रीन हाइड्रोजन पर ही अपना फोकस रखना चाहिए? अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले एक और ऐसे ही डीप रिसर्च वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।